नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एजुकेशन के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी जो हमारी लगभग 8-10 क्लासें हो गई होंगी आपकी। अब हम जो पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत कुछ संप्रदायों की स्थापना हुई। सब ने अपने अलग अलग विचार दिए, उन विचारों को लेकर साइकोलॉजी आगे बढ़ी है, मनोविज्ञान आगे बढ़ी है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कौन कौन से संप्रदाय यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं प्लेटो का संप्रदाय या प्लेटो का सिद्धांत। प्लेटो का सिद्धांत, इसे संप्रदाय कह दो चाहे आप इसे सिद्धांत कह दो, प्लेटो वाले को ओनली। कहीं आप सारों को कहने लग जाओ, ऐसा नहीं है। प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो ये कहते हैं प्रत्येक बालक में अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। किसी भी प्रकार का बालक है तो उसमें जब जन्म लेगा तो उसमें ऑटोमेटिक ही अंतर्निहित शक्तियां हैं, और उन्हें सद शिक्षा के द्वारा बाहर निकाला जाए। क्या निकाला जाए? सद शिक्षा के द्वारा, यानी अच्छी शिक्षा के द्वारा उन शक्तियों को बाहर निकाला जाए। वो क्या कहलाया? आपका प्लेटो का सिद्धांत कहलाया। ठीक है। और इसकी पहचान, यानी जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं वो बालक की पहचान करवा देती हैं। कैसे? कि ये मनुष्य का है, ये पशु का है। जैसे आप देखेंगे मनुष्य का जो बालक होता है वो लगभग सामान्यतः 6 या 9 महीने के अंतर्गत चलना प्रारंभ करता है, परंतु पशु का जो बालक होता है, पशु का जो छोटा बच्चा होता है, तो वो जन्म के तुरंत बाद चलना शुरू कर देता है। तो ये अंतर्निहित शक्तियां तो हैं जो क्या करती हैं, उसे इस कार्य करने के लिए विवश करती हैं। जन्म लेते तुरंत चलने लग जाता है। तो ये अंतर्निहित शक्तियां, प्लेटो ने कहा था इस बात को। ठीक है। अब बालक के अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं तो उसको शिक्षा किस हिसाब से दी जाए? बालक की अंतर्निहित शक्तियों को पहले पहचाना जाए और फिर बालक को शिक्षा दी जाए। ये बात किसने कही? प्लेटो ने कही। इसीलिए आज, क्योंकि बालक के अनुसार शिक्षा देनी है, तो आज जो शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक को मध्य नजर रखते हुए, केंद्र में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। तो अगर पूछ ले कि बाल केंद्रित शिक्षा किस संप्रदाय की देन है, तो ध्यान रखिएगा प्लेटो की देन है। याद रह जाएगा इतना, तो इसी संप्रदाय की देन है। तो आप इसमें लिखेंगे, आप लिखो प्लेटो के सिद्धांत में आपने लिखना है प्रत्येक बालक में अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। प्रत्येक बालक में अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, जिन्हें सद शिक्षा के द्वारा, सद शिक्षा के द्वारा बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है। ये किसकी डेफिनेशन थी? ये प्लेटो की परिभाषा थी, प्लेटो का विचार था। परंतु एक बात इन्होंने और कही थी, क्या? इसमें बालक की पहचान कर उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। तो यानी अगर बात करें कि बालक की योग्यता 2 प्रश्न याद करनी है तो उसे 2 ही प्रश्न दिया जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये बन गई, आपको पूछ लेगा कि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, बाल केंद्रित शिक्षा, वो किस संप्रदाय की देन है? तो ध्यान रखिएगा, आप यहां लिख सकते हैं वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा
इसी संप्रदाय की देन है। देखो कहाँ प्लेटो थे, दार्शनिक थे, है ना, फिलोसफर थे, उस समय की बात उन्होंने उसी समय कह दी कि शिक्षा किसके हिसाब से होनी चाहिए, बच्चे के हिसाब से होनी चाहिए। तो पहला सिद्धांत आपका कौन सा है, प्लेटो का सिद्धांत कह दो, प्लेटो का आपको संप्रदाय कह दो। चलिए नेक्स्ट जो संप्रदाय की बात करेंगे, सबसे पहले संप्रदाय की स्थापना हुई कौन से की, गुरुजी 2 नंबर पे हुई थी, याद तो नहीं है हमारे, हम बता देते हैं भाई कौन से की हुई। ये लो, संरचनावाद की, संरचनावाद संप्रदाय की क्या होती है, स्थापना होती है। संरचनावाद के और बहुत सारे नाम हैं। संरचना बनती है तो क्या बनता है, किसी ना किसी का क्या बनता है, अस्तित्व, तो इसे हम क्या कह देंगे, अस्तित्ववाद भी कह देंगे। इसे हम, इसमें एक प्रणाली आई थी कौन सी, अंतःनिरीक्षण आई थी ना, तो तीनों चारों चीजें एक साथ याद कर लेनी है अपने को, अंतःनिरीक्षण। तो ये बात आप निरीक्षणवाद। तो संरचनावाद की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न मैं पूर्व में भी करवा चुका हूं, अगर यहां दोबारा लिखना चाहो तो आप नोट्स के रूप में लिख लो। 1892 में जब मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक 1890 में आती है, उसके 2 साल बाद में इस संप्रदाय की क्या होती है, स्थापना होती है। अब पहले तो इस शब्द को ही समझो आप, संरचना, जैसे मैंने इस तरह की कोई संरचना बना दी, इस तरह की, ठीक है, मैंने कुछ भी बना दिया इस तरह की, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। इस तरह से बना दी तो संरचना को क्या करना होता है, समझना। पर समझेंगे कैसे, एकल रूप में तो समझ ही नहीं सकते। एकल रूप में आप समझ लोगे क्या इसको ऐसे कि ये क्या बना दिया, अगर उसे आप टुकड़ों में समझोगे, इस तरह टुकड़ों में समझोगे तो आप समझ जाओगे। अर्थात है प्रत्येक समस्या जो होती है, कोई भी समस्या है, उस समस्या के क्या होते हैं, अलग अलग बिंदु होते हैं, समस्या की अलग अलग संरचनाएं होती हैं। तो समस्या के प्रत्येक भाग को पहले अलग अलग समझा जाए और बाद में उसे संयुक्त रूप से समझा जाए तो वो क्या कहलाएगी, आपकी संरचनावाद कहलाएगा। ये मैंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि प्रत्येक समस्या के अलग अलग भाग होते हैं, उन अलग अलग भागों को पहले अलग अलग ही समझा जाए और फिर उसे संपूर्ण रूप से समझा जाए। अर्थात कहने की बात होगी अंश से पूर्ण की ओर, अंश से पूर्ण की ओर हो गया ना, अपने आप विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सूत्र यहां काम करता है। परंतु हम इसके प्रतिपादकों की बात करेंगे, पहले मैंने संरचना बताई है। तो अब देखो यहां संरचनावाद की स्थापना करने वाले कौन कौन है, तो ये देखेंगे प्रवर्तक। यहां प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंट, विलियम वुंट है, और इनका साथ दिया था इनके शिष्य टिचनर ने। किसने दिया था, टिचनर ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है, याद रह जाएगा। अब इसकी और क्या क्या विशेषताएं हो गई, एक तो मनोविज्ञान का प्रथम कह दो, पुराना कह लो, संप्रदाय है ये, पुराना संप्रदाय। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूछ सकता है मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है, तो प्रथम संप्रदाय कौन सा है, यही है। और ये संप्रदाय किस पे बल देता है, ये देखो अंतःनिरीक्षण पे बल देता है। अंतःनिरीक्षण होता है व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण स्वयं करे। अंतःनिरीक्षण का अर्थ क्या है, तो आप लिख सकते हैं दूसरी लाइन कि यह संप्रदाय अंतःनिरीक्षण पे क्या देता है, बल देता है। ठीक है, अब इसकी मुख्य जो बात है, इसका जो विषय है वो लिख लेते हैं। विषय क्या है, मैंने बताया कि समस्या के क्या होते हैं अलग अलग, तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक समस्या के अलग अलग, प्रत्येक समस्या के अलग 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 भाग होते हैं, प्रत्येक समस्या के अलग अलग भाग होते हैं, और प्रत्येक भाग को समझने के लिए, और प्रत्येक भाग को समझने के लिए एक अलग, प्रत्येक भाग को समझने के लिए, प्रत्येक भाग को समझने के लिए अलग मानसिक योग्यता चाहिए। यानी प्रत्येक समस्या है उसको अलग अलग भाग होते हैं, प्रत्येक भाग अलग होता है। जैसे मैंने अभी एक डायग्राम बनाया तो उसमें आप ये देख सकते थे, इसमें मैथ का ये त्रिभुज आ गया, ये आयत आ गया,
परंतु अगर मैं सीधा देखूं तो एक पतंग कला की दृष्टि से देख, पतंगा की चित्रकला वाला अलग दृष्टिकोण रखता है। तो ध्यान रखना है, क्या रखना है कि अलग अलग मानसिक योग्यता चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास सार निकल के आ गया चाहिए। अतः समस्या को पहले अलग अलग समझा जाए, फिर संपूर्ण रूप से समझा जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये कहाँ काम आता है, ये आपका टीचिंग मेथड जो आते हैं ना, वहां पर ये सिद्धांत बड़ा काम आता है। आपको वो ये पूछ लेता है, मैं आगे लिख देता हूं, आपको ये पूछ लेता है संरचनावाद सिद्धांत किस पर काम करता है, तो आप लिख सकते हैं यह सिद्धांत अंश से पूर्ण की ओर, पहला तो। दूसरा, नंबर 1, दूसरा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बात इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि संरचनावाद अंश से पूर्ण की ओर, और दूसरे की बात करें तो क्या, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर क्या करता है, विशेष रूप से कार्य करता है। अब वुंट के अनुसार अगर माने तो मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, वुंट ने उसी समय कह दिया था। अगर यह लाइन इंपॉर्टेंट करके लिखो, वुंट के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, चेतना है। क्या है, चेतना है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चेतना का विज्ञान किसने कहा था, विलियम वुंट ने कहा था। तो विषय वस्तु क्या बताई विलियम वुंट ने, यह बताई। परंतु इसका जो शिष्य था कौन था, टिचनर था गुरुजी। तो टिचनर अलग ही अपनी राग गा रहा है, गुरुजी के साथ तो रह रहा है परंतु अलग गा रहा है। तो टिचनर ने क्या कहा, टिचनर कहता है चेतना के 3 तत्व हैं, चेतना के 3 तत्व हैं। अब बताओ चेतना के कितने तत्व बता दिए, 3 तत्व बताए। अब कौन कौन से बताए हैं। चेतना मैंने कहा था मन की कौन सी अवस्था, जागृत अवस्था। मन की जागृत अवस्था क्या कहलाती है, चेतना कहलाती है। यही तो बताया था आपको। अब वो कहता है कि उस चेतना के 3 पक्ष होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले अनुराग, या हम संवेदना कह सकते हो आप, संवेदना। दूसरे की बात करूं, भाव, फीलिंग्स जिसे बोलते हो आप, क्या, फीलिंग्स। और तीसरा होता है प्रतिक्रिया। ये 3 तत्व बताने वाला विद्वान कौन था, तो ध्यान रखिएगा विलियम वुंट का शिष्य टिचनर था। उसने चेतना के अंदर ये 3 चीजें बताई। अनुराग और संवेदना होती है, फीलिंग्स के साथ आदमी जागृत होता है, उसके अंदर भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, और प्रतिक्रिया, फिर वो व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है। अब आपको एक प्रश्न ऐसा पूछ ले कि जो आपको मैंने सब चीजें करवा दी, आपको ये पूछ ले कि संरचनावाद की स्थापना कौन से विश्वविद्यालय में हुई, संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना। तो ये तो बड़ा डीपली प्रश्न हो जाएगा, फिर भी हम छोड़ें क्यों। फिर स्थापना मैंने बताया 1892 में हुई, परंतु कौन से विश्वविद्यालय में हुई ये आपको पूछ ले तो ध्यान रखिएगा स्थापना कौन से में हुई थी, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में हुई थी, कॉर्नेल विश्वविद्यालय में। और किसने की थी, विलियम वुंट और टिचनर ने की थी। तो ये आपका कौन सा संप्रदाय समाप्त हुआ, संप्रदाय आपका संरचनावाद। आपको हमने फिनिश कर लिया है, याद रह जाएगा इतना। चलिए नेक्स्ट संप्रदाय की ओर चलते हैं। तीसरा संप्रदाय है हमारे पास, और तीसरे संप्रदाय का नाम है परकार्यवाद। क्या नाम है बेटा, परकार्यवाद। इसके परकार्यवाद कह दो, और एक इसका नाम आता है कृत्यवाद।
अब देखो, सबसे पहले अगर आपको पीछे की क्लास याद है तो आप इसका बता दोगे कि इसकी स्थापना करने वाला कौन था। अब देखो, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का कार्य, क्या शब्द आया, कार्य, किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। तो इसकी स्थापना करने वाले कौन हैं? प्रवर्तक कौन है भाई? प्रवर्तक हैं इसके विलियम जेम्स। ये लो, ऐसे याद रखा करो। जेम्स ने क्या कार्य किया था? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का। कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, ये स्थापना कब होती है? स्थापना 1895 में। वो 1892 है और ये 1895 में। कहाँ हुई, किस प्रकार हुई? तो इसकी स्थापना 1895 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय था, वहां पे हुई है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई। ये मैं ऐड ही कर देता हूँ ये सारी चीजें, ताकि आपको भविष्य में किसी और की, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय तो आप जानते हो ना, अमेरिका के अंतर्गत है। और इसके विकास में किस किस ने सहयोग दिया? तो जॉन डीवी या मुख्य थे। जॉन डीवी, थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे, जेम्स एली थे, एरे थे। इन सब लोगों ने क्या किया? यहाँ सहयोग दिया है। किसमें? प्रकार्यवाद में। अब ये क्या है प्रकार्यवाद? प्रकार्यवाद की बात करें तो हमने ये माना, पीछे की क्लास में हमने देखा कि इनके अनुसार जो मस्तिष्क का एक भाग क्या है? चेतना है। चेतना है ना, मस्तिष्क का एक भाग ही तो चेतना है, 1/10 भाग है, चेतना है। और चेतना का मुख्य कार्य क्या है? समायोजन है। चेतना का मुख्य कार्य क्या है? समायोजन करना है, जो परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को क्या करता है? व्यवहार करने में सहायता देता है। ये तो मस्तिष्क का कार्य है ना। तो अगर आप ध्यान रखें कि चेतना का मुख्य कार्य हमारा समायोजन करना है, जो व्यक्ति के व्यवहार को क्या करता है। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, प्रकार्यवाद के अंतर्गत अंतः निरीक्षण विधि भी आई थी, और इसी कहा गया था अंतः निरीक्षण। तो ध्यान रखिए, ये तो गुरुजी आपने पीछे भी करवा दी, बिल्कुल करवा दी, परंतु ध्यान रखिएगा चेतना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि विलियम जेम्स ने भी किसका सहयोग किया था? चेतना की विज्ञान का सहयोग किया। विलियम वुंट भी चेतना से जुड़े हैं, परंतु यहाँ संप्रदाय इसने अलग स्थापित कर दिया, जिसका नाम था प्रकार्यवाद। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ इसमें लिखेंगे आप, इस सिद्धांत के अनुसार या इस संप्रदाय के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार मस्तिष्क का एक भाग, मस्तिष्क का एक भाग चेतना है, चेतना है। और चेतना का मुख्य कार्य, चेतना का मुख्य कार्य समायोजन है। समायोजन है। समायोजन यानी एडजस्टमेंट, और मॉल एडजस्टमेंट होता है कुसमायोजन। ठीक है, समायोजन है जो कि परिस्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार, जैसी परिस्थिति हो उसी के साथ, जैसा गाल वैसा तमाचा। ये ध्यान रखना, व्यवहार है, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने में सहायता देता है। क्या देता है? सहायता देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। परिस्थिति के अनुसार आपका जिस प्रकार आप लड़ाई हो रही है, तो उस लड़ाई के अनुरूप आपको व्यवहार करना पड़ेगा। थोड़ा गर्म बोलना पड़ेगा। जहाँ प्रेम की बात हो रही है तो आपको ठंडा बोलना पड़ेगा। ये सब चीजें कौन बताता है? प्रकार्यवाद, यानी चेतना का मुख्य कार्य होता है ये। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर नई लाइन लिख लीजिएगा, यह सिद्धांत अंतः निरीक्षण, सेल्फ टेस्टिंग जिसे बोलते हो आप, अंतः निरीक्षण पर बल देता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी इसकी। क्या थी इसकी? इंपॉर्टेंट लाइन थी। अब एक और पढ़ लेते हैं, एक संप्रदाय और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में 4 संप्रदाय हो जाएंगे आज के। तो चौथा संप्रदाय हम पढ़ेंगे क्या?
बड़ा मजेदार है भाई। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, वैसे व्यवहारवाद और वैसे ही वाटसन, वैसे क्या, व्यवहारवाद और वैसे ही वाटसन। अब देखो इसके प्रतिपादक कौन है या समर्थक कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिएगा जेबी वॉटसन। कौन है, जेबी वॉटसन। इस संप्रदाय की स्थापना कब हुई, यह प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और हम व्यवहारवाद ही पढ़ रहे हैं, तो इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना, व्यवहारवाद की स्थापना 1913 में हुई। अगर वो आपसे ये प्रश्न पूछे क्या, ये तो प्रश्न पूछ ही लिया है, वो आपको पूछ सकता है मूल व्यवहारवादी कौन थे। मूल व्यवहारवादी का अर्थ है कि सबसे पहले व्यवहारवाद में काम करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कुल्ट लेविन, सॉरी, मूल व्यवहारवादी स्किनर थे। कौन थे, स्किनर थे। ये बात मैं यहाँ लिखवा देता हूँ ताकि भविष्य में आप इसको गलत ना करो। और इसकी स्थापना कौन से विश्वविद्यालय में हुई थी भाई, स्थापना थॉप हॉकिंस विश्वविद्यालय था। ठीक है, कहाँ था, अमेरिका के अंदर ही था। तो आप लिख सकते हैं थॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, कहाँ, अमेरिका में इसकी स्थापना होती है। और ये प्रश्न जो मैं रेड करके लिख रहा हूं, ये आया हुआ प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। वो आपको पूछ लेगा मूल व्यवहारवादी कौन है, मूल व्यवहारवादी कौन है। तो मुंह से तो मेरे कुल्ट लेविन निकल गया था, परंतु ध्यान रखिएगा कौन है, स्किनर है। मैंने बता दिया आपको हाथों हाथी तुरंत, इसका उत्तर क्या था, स्किनर थे। स्किनर के बाद बहुत सारे विद्वान आए जिन्हें हमने उत्तर व्यवहारवादी कहा है। क्या कहा है, उत्तर व्यवहारवादी कहा है। अब कौन कौन आए, तो देखो एक तो गुथ्री आए थे ना, गुथ्री क्या थे, व्यवहारवादी थे गुरुजी, बिल्कुल सही बात है आपकी, व्यवहारवादी थे। और कौन आया था, स्टैनले हॉल भी आया था, स्टैनले हॉल, ये भी। एक फेटनर भी आए थे, फेटनर, ठीक है, फेटनर भी आए थे। क्या लिख दिया मैंने, फेंटर था, सॉरी मैं फेटनर लिख गया, फेंटर। ये क्या थे, उत्तर व्यवहारवादी थे। उत्तर व्यवहारवादी यानी बाद में कौन जुड़े, तो ये विद्वान जुड़े थे। अब देखो हमने 3 संप्रदाय पढ़े, कौन कौन से पढ़ा, संरचनावादी पढ़ा, प्रकार्यवाद पढ़ा और प्लेटो को पढ़ा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन्हें ही तो बाहर निकालना है। तीनों की यही बात थी कि व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों को सत शिक्षा के माध्यम से क्या निकाला जाए, बाहर निकाला जाए, उनकी शक्तियों को पहचाना जाए और उसी के अनुरूप व्यवहार कराया जाए। परंतु ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो इन व्यक्तियों ने कहा, या इन व्यवहारवादियों ने ये कहा कि वातावरण जो होता है ना बालक के आसपास का, वो बड़ा प्रभावित करता है किसको, व्यवहार को। तो हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, वातावरण का अध्ययन करना चाहिए। बालक के आसपास का जो वातावरण होता है उसका अध्ययन करना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि व्यवहारवादियों ने वैसे व्यवहारवाद, वैसे वॉटसन और वैसे वातावरण, यानी वातावरण पर किसने बल दिया है, तो वातावरण पर बल देने वाले कौन थे, व्यवहारवादी थे। क्योंकि व्यवहारवादियों के अंदर बात करें तो वॉटसन ने यहां तक कहा कि तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उनके वंश को जाने बिना उन्हें चोर, डाकू, है ना, दर्जी, वकील, कुछ भी बना सकता हूं। अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो जीन है, गुणसूत्र है, वो ज्यादा अहमियत नहीं रखता कि वो किस परिवेश में रह रहा है, किस वातावरण में रह रहा है, वो ज्यादा अहमियत रखता है। इसीलिए मनोविज्ञान को वाटसन ने निश्चित विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा था ना, और मनोविज्ञान को धनात्मक विज्ञान भी कहा था। और मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा भी किसने दिलाया था, वाटसन ने दिलाया था। यह संप्रदाय था। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं, आप लिख लो संरचनावादियों, संरचनावादी आया था एक संप्रदाय। ठीक है, दूसरा संबंधवादियों यानी प्रकार्यवादियों, संबंधवादियों, वह प्लेटो के अनुसार बालक के अंतर्निहित शक्तियों को, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का
का विस्तार करना है। यानी बालक ने जन्म लिया है, उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियां, उन्हीं शक्तियों को हमें क्या करना है, विस्तार करना है। ठीक है, परंतु व्यवहारवादी बालक के वातावरण या परिवेश कह सकते हो, वातावरण के अध्ययन पर बल देते हैं, अध्ययन पर बल देते हैं। अब देखो अंतर्निहित शक्तियां क्या है, माता पिता से जो जीन आए वही तो अंतर्निहित शक्तियां हैं, परंतु वो कहता है वो अंतर्निहित शक्तियां नहीं है। अगर आप एक पशु है उसका मानव समूह में रखने लग जाओ तो मानव की तरह काम करता है। नहीं विश्वास तो आप देख लो, आजकल आपको सोशल मीडिया पे कुत्ते, बिल्ली, गाय, इन सब का व्यवहार देखना, किसकी तरह वो मानव समूह में रहने लगे। उनकी अंतर्निहित शक्तियां क्या थी, परंतु वो मानव की तरह। और एक मानव जो मोगली नाटक आपने देखा, उसके अंदर मानव की शक्तियां थी, मानव के गुण थे, अंतर्निहित शक्तियां थी, परंतु वो वातावरण कहाँ मिला उसे, जंगल में, तो वो किसकी तरह चलने लग गया, पशुओं की तरह चलने लग गया, कच्चा मांस खाने लग गया, जी में वैसे ही बैठने लग गया। ये सब क्या है, वातावरण की देन है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और यहाँ पे वो डेफिनेशन जरूर लिख लीजिएगा कि वातावरण व परिवेश पर बल कौन देता है, व्यवहारवाद देता है, पहली बात। दूसरी आपने लिखनी है कि वॉटसन ने कहा कि तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दो, मैं उनके वंश को जाने बुनाने चोर, डाकू, वकील, दर्जी कुछ भी बना सकता हूं। ये मैंने करवा दी। डेफिनेशनों की क्लास पूरी लगा चुके हैं, विशिष्ट मनोविज्ञान, निश्चित, शुद्ध, आत्मा, सब चीजें आपको मैंने करवा दी हैं। अब इसी के अंतर्गत देखें, अगर बात करें कि व्यवहारवादी जो विद्वान थे, व्यवहारवादी विद्वानों की अवधारणा किस पे चली, व्यवहारवादी विद्वानों की अवधारणा या इनकी जो मेथड थे, यानी विद्वानों मेथड को क्या बोलेंगे, व्यवहारवादी विद्वानों ने अध्ययन की 4 प्रविधियां बताई हैं। ऐसे लिख लो, मेथड को हम प्रविधियां लिख देते हैं, प्रविधियां बताई। अब कौन कौन सी बताई हैं वो देखते हैं। वो पूछ सकता है कि व्यवहारवादियों ने कौन सी 4 प्रविधियां बताई हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम कह सकते हैं अवलोकन। अवलोकन होता है देखना किसी को, अवलोकन कह दो या निरीक्षण विधि कह दो। क्या कह दो, निरीक्षण विधि कह दो। ओके, निरीक्षण विधि। दूसरे की बात करें, दूसरे के अंदर आपको ध्यान रखना है, निरीक्षण करने के बाद आदमी क्या करेगा, परीक्षण करेगा। तो दूसरा आ जाएगा परीक्षण विधि। इन सब की डिटेल हम व्यक्तित्व टॉपिक वगैरह जब करेंगे तो वहां करवाएंगे। नंबर 3 शब्द विवरण विधि। शब्दों से पता चल जाता है, आपको 1 मिनट दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप जैसे मैंने कह दिया कि देश पर 100 शब्द बोलो, तो आप देश के प्रति क्या नजरिया रखते हैं वो आपकी शब्दों से प्रस्तुत हो जाएगा, वो विधि है ये शब्द विवरण विधि। और चौथी थी आपकी अनुबंधन विधि। अनुबंधन विधि, अनुबंधन विधि। तो ये थी आपकी क्या, व्यवहारवाद। 4 संप्रदाय मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।